हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं का ये मॉडल पेपर है दोस्तों। इस वर्ष 2022 में आने वाले इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। इसमें कक्षा 12वीं का है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा 30 से 40% प्रश्नों को, लेसन को, अध्याय को, पाठ्यक्रम को हटाया गया है। उसी के आधार पर ये सेट जो है तैयार किया गया है दोस्तों, है ना। अभी परीक्षा के लिए आपके पास समय बचा हुआ है, इसमें आपको तैयारी करना है। चूँकि ऑफलाइन मोड पर परीक्षाएं जो है ली जा रही है और स्थगित का जो मामला है वो स्थगित जो है बाद में इसकी घोषणा की जा सकती है। तो आइए एक एक क्वेश्चन को करते जाते हैं। प्रश्न पहला है, अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। मैं 4-5 क्वेश्चन को समझा देता हूं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू रहेगा, उसको आप लोग देखकर नोट कर सकते हैं। ये वीडियो जो है आपके सहायता के लिए नोट करके, यानी कि प्रश्न उत्तर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसमें दिए गए हैं उसको आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा। तो पहला प्रश्न है, अपठित गद्यांश, इसको पढ़कर उत्तर देना है। नम्रता ही स्वतंत्रता की जननी है, यह कथन उचित है। लोग भ्रमवश अहंकार को स्वतंत्रता की जननी मान लेते हैं, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि अहंकार स्वतंत्रता का ही गला घोट सकता है। स्वतंत्रता में स्वाभिमान अवश्य अनिवार्य तत्व है, किंतु स्वाभिमान को अहंकार तथा संकुचित करना उचित नहीं है। स्वतंत्रता में स्वाभिमान तथा नम्रता दोनों का संयोग जरूरी है। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए स्वाभिमान तथा नम्रता जरूरी है। आज युवा वर्ग अपनी आकांक्षाओं तथा योग्यताओं के कारण आगे निकल गया है, लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे तथा बराबर के लोगों को कोमलता का व्यवहार करे। यह आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। इस संसार में जो कुछ हमारा है उसमें बहुत से अगुण तथा थोड़े गुण हैं। देखिए, ध्यान पूर्वक हमको पढ़ना था, इसको हमने पढ़ लिया। अब देखिए आगे का भाग साइड में है, इसमें प्रश्नोत्तर कुछ दिए हुए हैं। ठीक है। वर्तमान युग में युवा वर्ग की क्या स्थिति है? स्वतंत्रता का नम्रता तथा स्वाभिमान से क्या संबंध है? सच्ची आत्मा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न, वर्तमान युग में युवा वर्ग की क्या स्थिति है, इसको आप यहीं से यहाँ आंसर दिया हुआ है। देखिए, वर्तमान समय में युवा वर्ग अपनी आकांक्षाओं तथा योग्यता के कारण बहुत आगे निकल गया है। उसे अपने बड़ों का सम्मान, बराबर लोगों की कोमलता से व्यवहार करना चाहिए। ये पहला प्रश्न का उत्तर है। ठीक है। सेकेंड है, स्वतंत्रता का नम्रता तथा स्वाभिमान से क्या संबंध है? नेक्स्ट में है, तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, स्वतंत्रता में स्वाभिमान तथा नम्रता दोनों का संयोग बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति मर्यादापूर्वक जीवन जीता है उसके लिए स्वाभिमान तथा नम्रता जरूरी है। इसके बाद देखिए, सच्ची आत्मा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, ये तीसरा प्रश्न है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर है, सच्ची आत्मा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सच्ची आत्मा वही है जो विपरीत परिस्थितियों में स्वाभिमान व नम्रता को बनाए रखता है। चौथा प्रश्न है, नम्रता से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो नम्रता के माध्यम से लेखक अपनी आत्मा को नम्र रखने के लिए कहता है। नम्रता से लेखक का अभिप्राय दब्बूपन से नहीं, जिसके कारण मनुष्य सदा दूसरे का मुंह ताकता रहता है। उसके बाद छठवां प्रश्न है, हमें अपनों से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। स्वर्ग गमन तथा अपना पराया का समास विग्रह कर नाम लिखना है। तो स्वर्ग गमन का है स्वर्ग का को गमन, और अपना पराया का अपना और पराया। छठवां प्रश्न है, हमें अपनों से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इस गद्यांश पे कहा गया है कि हमें अपनों से बड़ों से सम्मान करना चाहिए और बराबर वालों के साथ कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। सातवां है, नम्रता व दब्बूपन प्रयुक्त प्रत्यय को अलग करना है। तो नम्र धनता, दब्बू धनपन, ये जो है प्रत्यय है, उसका उचित शीर्षक देना था। तो इसका उचित शीर्षक है नम्रता और स्वाभिमान। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित काव्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है।
ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं पहले। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है झपटता बाज, फन उठाए सांप, दो पैर पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता, सुंदर दिखने लगता है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, बाज तथा सांप में कवि को क्या सौंदर्य नजर आता है। सेकेंड प्रश्न है, काव्य में कवि ने पशु पक्षियों की चर्चा क्यों की है। तो ये साइड में इसका आंसर है, देखिए पहला प्रश्न है कवि सांप और बाज को भूख से व्याकुल होकर निस्तेज रूप में नहीं अपितु उसके विरुद्ध तनकर खड़े हुए रूप में देखता है। उन दोनों की जुझारू प्रवृत्ति ही कवि को दृष्टि में वास्तविक एवं गरिमापूर्ण सौंदर्य है। सेकेंड प्रश्न है, काव्यांश में कवि ने पशु पक्षियों की चर्चा क्यों की है। तो सेकेंड प्रश्न का आंसर देखो, पशु पक्षी मनुष्य की अपेक्षा कम शक्तिशाली या समर्थ होते हुए भी भूख से वैसे व्याकुल नहीं होते जैसे मनुष्य। भूख के विरुद्ध किए जाने वाले संघर्ष के प्रति मनुष्य को प्रेरित करने के लिए ही कवि ने यहाँ पशु पक्षी की चर्चा की है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, देखिए कवि भूख से इन सब की जगह आदमी होता पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है ना। तो इन सब के जगह आदमी होता में यहाँ पर वो बताना चाहता है, कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य यदि कायरता और परावलंबन को छोड़कर भूख के विरुद्ध स्वाभिमान पूर्वक संघर्ष करता है जैसे पशु पक्षी करते हैं तो यह दृश्य कितना सुखद होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, कवि भूख से लड़ने को किस प्रकार देखता है। तो कवि भूख से लड़ने को संघर्ष एवं दृढ़ता के प्रतीक के रूप में देखता है। कवि ने बाज द्वारा शिकार के लिए दिखाई गई फुर्ती, सांप के फन उठाने, दो पैरों पर उछलकर पत्ते खाने की कोशिश करती बकरियां, झाड़ियों में दबे पांव चलते चीते और डाल पर फल कुतरने के लिए उल्टा लटके तोते की क्रियाओं में भूख से लड़ने की दृढ़ता को प्रदर्शित करता है। इसका उपयुक्त शीर्षक है भूख से संघर्ष। खंड खा है, निम्नलिखित विषय पर किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। एक तो मोबाइल क्रांति है, आधुनिक भारतीय नारी है ना, पर्यावरण प्रदूषण है। तो देखिए मैं पर्यावरण प्रदूषण पर यहाँ पर जो निबंध है उसको दिखा देता हूँ, है ना। आप लोग के पास भी होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए आपकी सहायता के लिए है, पूरे आंसर नहीं देंगे इसमें, खाली आप क्वेश्चन आंसर को नोट कर लीजिए ताकि है ना आप घर पर भी पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं वीडियो को अब आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसमें मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट जैसे आपको सामने दिखाते जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप जो है उसको पढ़ सकें। तो ये है पर्यावरण प्रदूषण। अब इसको एक्सप्लेन, इसको तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। आज जो है लगातार जो है पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है मनुष्य के कारण, है ना, और बड़े बड़े उद्योग कारखाने की वजह से ये सबको वर्णन करना है आपको, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में अब प्रदूषण के प्रकार को यहाँ पर समझा देना है, ये है। अब मैं आगे बढ़ते जाऊँगा थोड़ा जल्दी, आप लोग थोड़ा से पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे। ये जल प्रदूषण, इसके बाद रासायनिक प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। सारे प्रदूषण को एक एक करके लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर और है, उसको नहीं समझा रहा हूँ मैं, सीधे प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। अब प्रश्न चौथा है, टीवी सीरियल के माध्यम से अंधविश्वास और रूढ़िवाद के प्रचार प्रसार पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, इसके समाधान के उपाय लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिखेंगे, सेवा में संपादक महोदय अमर उजाला मेरठ, दिनांक डाल देंगे, सामाजिक दृष्टि से अनुपयोगी धारावाहिक के संदर्भ में। महोदय, आपके प्रतिष्ठित पत्र के माध्यम से मैं आपको टीवी पर प्रसारित किए जा रहे
ऐसे धारावाहिक के विषय में अवगत कराना चाहता हूँ जो अंधविश्वास और रूढ़िवादी को बढ़ावा दे रहा है। अगले जन्म में मोहे बिटिया ना कीजो, मुझे बेटा चाहिए ना, आना इस देश, लाडो आदि धारावाहिक द्वारा रूढ़िवादी को बढ़ावा मिल रहा है। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज इत्यादि, ये सारी चीज़ को आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे में धन्यवाद लिख देंगे और आपका भवदी करके डाल देंगे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न, तो इस प्रकार से यदि कोई आता है आवेदन तो उसको लिखना है। मैं आवेदन का तरीका दिखा रहा हूँ। इस टाइप का आवेदन आ सकता है। लाउड स्पीकर का भी आवेदन आता है ना। 2-4 आवेदन को कम से कम पढ़ के रख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5वां पर। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित के उत्तर लिखना है। डेडलाइन का क्या आशय है? कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह उस अवधि किसी समाचार के लिए डेडलाइन हो जाती है। प्रायः समाचार पत्र 24 घंटे के बाद छपते हैं, अतः पिछले 24 घंटे की खबरें ही छपने योग्य होती है। उससे पूर्व की सूचनाएं बेकार हो जाती है। अतः समाचार पत्रों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन होती है। फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं? फ्रीलांसर पत्रकार किसी पत्र या पत्रिका में नौकरी नहीं करता, बल्कि यह किसी भी समाचार पत्र को लिखकर पारिश्रमिक प्राप्त करता है। विशेषीकृत पत्रकारिता का क्या महत्व दिया जाता है? नोट करते चले जाएंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है, फोटो पत्रकारिता का क्या महत्व है? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं ताकि आप इसको बाद में पढ़ सके, या वीडियो को सेव करके रख लीजिए। प्रश्न 6वां है, कहानी के किन्हीं 3 तत्वों को समझाइए। तो कहानी के 3 तत्व, इसमें 2 ऑप्शन है, दोनों का आंसर मैं दे दिया हूँ। नाटक के किन्हीं 3 तत्वों को समझाना है। तो यहाँ पर देखिए, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, ये तीनों को यहाँ पर समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद देखिए साइड में, इसके बाद नाटक का है कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल एवं वातावरण, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न 7वां, बड़े शहरों के जीवन की चुनौतियाँ। बड़े शहर के जीवन की चुनौतियाँ और खाद्य पदार्थ में मिलावट की समस्या पर फीचर लिखना है। वर्तमान समय में बड़े शहरों में निवास करना आसान नहीं है। सबसे पहले तो इन शहरों में आवास की समस्या सामने आती है। यहाँ रहने के लिए साधारण घर भी 25 से 30 लाख रुपए से कम नहीं मिलते। बड़े शहरों में शिक्षा और चिकित्सा सुविधा अत्यंत महंगी होती है। तो बड़े शहरों में जो जीवन है वो कैसा होता है उसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ज़मीन इतना ज़्यादा महंगा है कि हम उसको खरीद नहीं सकते हैं, इसलिए जीवन जो है जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है शहरों में, है ना। सरकारी अस्पताल में रोगियों की भीड़ लगी रहती है। निजी चिकित्सालय में हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, है ना। शहरों में महंगाई ज़्यादा है। भोजन के लिए, हर चीज़ के लिए हमको दुकानों पर निर्भर रहना पड़ता है ना। हर चीज़ को हम खरीद कर खाते हैं, जबकि गांव में क्या होता है, चावल वगैरह होता है, दाल वगैरह, उसको हमको खुद उगा कर खा लेते हैं, है ना। ऐसा लिखते हैं इसमें। खाद्य पदार्थ में मिलावट की समस्या पर फीचर लिखना है। तो देखिए, दूध है, खोआ है, पनीर है इत्यादि में क्या करते हैं, कई लोग जो है मिलावट कर देते हैं, और छापेमारी में कुछ लोगों को पकड़ा भी जाता है। कानूनी के दांव पेच और लंबी प्रक्रिया के चलते हुए साफ बच जाते हैं। खाद्य पदार्थ में मिलावट करके ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस प्रकार के धंधे में वे करोड़ों रुपये कमाते हैं। ऐसे इसमें फीचर लिखना था, ठीक है। इसके बाद देखिए, काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। जैसे पहले दिया था, सचमुच मुझे दंड दो, हो जाऊं पाताली आधार की गुहाओं में, व्यूरों में धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता के वहाँ तो तुम्हारा सहारा है। देखिए ये इसका है, आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। पहला प्रश्न है, कवि अपने प्रिय से क्या दंड मांग रहा है? कवि अपने प्रियतम से मुक्त होने का दंड मांग रहा है। वह पाताल की अंधेरी गुफाओं में, गहरे अंधेरों, व्यूरों तथा धुओं के बादलों में पूर्णतः लापता होना चाहता है, छिप जाना चाहता है। उसके बाद सेकेंड प्रश्न है, इस दंड याचना का कारण क्या है? दंड मांगने का कारण यह है कि कवि अपने प्रिय पर अपनी निर्भरता से मुक्त होकर आत्मशक्ति प्राप्त करना चाहता है। वह असीम निर्भरता
उसे दुख देने लगती है। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, प्रिय से विमुक्त होने पर कवि की अपनी प्रियतम पर निर्भरता कम हो जाएगी, कैसे? तो इसको लिखना है, पीछे एक पृष्ठ में है। प्रिय से विमुक्त होने पर कवि की उस पर निर्भरता कम नहीं होती। कवि स्वीकार करता है कि लापता होने पर उसकी एकाकीपन और शून्यपन में उसको अपने प्रिय का ही सहारा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न आने हैं। देखिए प्रश्न 9वां दिखा देता हूँ। नीचे दिए काव्यांश को पढ़कर उत्तर लिखना है ना। इस काव्यांश को नोट कर लीजिए आप लोग। काव्यांश का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में लिखना है। इस काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार बताना है। तो इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न 10वां, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर्विरोध कर पाते हैं, चर्चा कीजिए। इसको भी नोट कर लीजिए। इन दोनों वाक्यांश में गहरा अंतर्विरोध है। एक और तो कवि सब कुछ सहर्ष स्वीकार करता है, तो वही दूसरी ओर उसको बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त भी नहीं होती। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो कपास बच्चों की कोमल भावनाओं तथा उनके शारीरिक लचीलेपन का प्रतीक है। बच्चों की कोमलता कपास के समान होती है। उनके सपने कपास से बनी डोरी की तरह होती है जो पतंग की ऊंचाई प्रदान करती है। मनुष्य सदा सपने देखता है और उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कसरत होता। प्रश्न 11वां, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। इसको नोट कर लीजिए। कवि लेखक के अनुसार वह कौन सी शक्ति है जो अपने संगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। पैसों की व्यंग्य शक्ति के कारण अपने माता पिता के प्रति किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। लेखक के अनुसार तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आने हैं दोस्तों, है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद ये पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न उत्तर है ना। पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। देखिए नोट करते चले जाइए, है ना। इस वीडियो का तात्पर्य ये है कि ये इस टाइप के प्रश्न आने हैं और जो कटौती हुआ है उसको हटाकर ये बनाया गया है ना। इस उद्देश्य से बनाया गया है क्योंकि यदि पूरे प्रश्न 26-27 प्रश्न हैं टोटल को यदि व्याख्या किया जाए तो कम से कम 1 से 2 घंटा लग जाएगा। हम ऑनलाइन ही क्लास में लेते हैं तो देखिए एक टॉपिक को ही 40 मिनट 1 घंटा लग जाता है ना। तो इसको इतने सारे को समझाना जो है असंभव है ना। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आने हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। इस सबको स्क्रीनशॉट करके रखेंगे तो भी चल जाएगा।